हॉस्पिटल में कार्यरत है। जब मैं डॉक्टर सतेंद्र सिंह के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ही रोचक, उत्साहित करने वाली व प्रेरणा भरी जानकारी प्राप्त हुई, जिन्हें आपके साथ साझा करते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। डॉक्टर सतेंद्र सिंह को अपने उत्तम कार्य के लिए बहुत सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है। विकलांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिल्ली सरकार ने 2016 में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पर राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया। डॉक्टर सतेंद्र सिंह पहले भारतीय नागरिक है जिन्हें अमेरिका में हेनरी विस्कार्डी अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया, जो वाकई हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। एक और बहुत प्रेरणा भरा वाक्य है। एक बार किसी मंत्री के कार्यकर्ता द्वारा किसी विकलांग कर्मचारी का मजाक उड़ाने पर इन्होंने तुरंत कार्रवाई की व नए विकलांगता कानून के अंतर्गत पहला केस किया। साथ ही इन्हीं की याचिका के बाद भारतीय चिकित्सा परिषद ने भारत के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और विकलांगों के लिए सुगम होने के निर्देश दिए। तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए आप सभी से निवेदन है, सेशन के दौरान अपना माइक बंद रखें। आपके जो भी प्रश्न हो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या सेशन के अंत में पूछ सकते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर से डॉक्टर सतेंद्र सिंह का अभिवादन करते हैं और सेशन स्टार्ट करने की रिक्वेस्ट करते हैं। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू सो मच अंजलि जी। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ लतिका रॉय फाउंडेशन का, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं अपने विचार आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। और मुझे बहुत बेहद खुशी भी हो रही है कि ये मौका भी है लतिका रॉय फाउंडेशन 2021 के समर इंटर्नशिप प्रोग्राम का, जिसमें कि जो इंटर्न्स हैं वो उनके लिए ये जो एक हफ्ते की जो पाठशाला है, जो डिसेबिलिटी बस के नाम से भी प्रमोट की जा रही है, वो उनको मैं अपनी कुछ टिप्स, कुछ अपनी बातें, कुछ अपने रिफ्लेक्शंस उनके साथ शेयर कर सकूं। तो मैं सोच रहा था इस टॉपिक के बारे में कि आई हैव टू टॉक अबाउट एडवोकेसी, मुझे एक्टिविज्म के बारे में बोलना है। तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसपे घंटों बोला जा सकता है, पूरे दिन बात की जा सकती है, कोई और या छोर नहीं है। तो मुझे हेल्प मिली लतिका रॉय फाउंडेशन के समर इंटर्नशिप प्रोग्राम से, और मैंने सोचा क्यों ना जो टॉपिक्स अभी तक डिस्कस हो चुके हैं या अगले 3 दिनों में डिस्कस होंगे, क्यों ना उन्हीं को मैं थीम्स लेकर उन क्षेत्रों में क्या क्या एडवोकेसी हुई है उनके बारे में बात करूं। उससे एक तो ये फायदा होगा कि आपको जो रियल टाइम एग्जांपल्स हैं डिसेबिलिटी सेक्टर के हिंदुस्तान से वो पता चलेंगे, और जो आपको हमेशा एवरीबडी लव्स टू नो मोर अबाउट द स्टोरीज, जो स्टोरी टेलिंग है सबको पसंद आती है। तो मैं यही फ्रेमवर्क लूंगा, जो टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो आप सुन चुके हैं या जो सुनने वाले हैं अगले 3 दिनों में, उन्हीं को मैं थीम बना के अपने विचार आपसे साझा करना चाहूँगा। सो एज यूजुअल जो हमारे ओपनिंग बैट्समैन थे जो चोपड़ा, उनका जो सबसे पहला जो इनॉग्रल टॉक था वो था ए पॉजिटिव अप्रोच टू डिसेबिलिटी। जब हम विकलांगता की बात करते हैं, डिसेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये बड़ी एक कॉमन सी बात है जिस पर हम लोगों का अक्सर ध्यान नहीं जाता। तो जब हम पैदा होते हैं तो ना हम सुन सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं, ना हम चल सकते हैं। यही चीज हमारे के साथ होता है वृद्धावस्था में। हमें चलने में दिक्कत होती है, हमें सुनने में दिक्कत होती है, हमें देखने में दिक्कत होती है। तो एक तरफ से अगर आप देखें कि आप पैदा होने से आपके वृद्धावस्था तक, डिसेबिलिटी इज समथिंग विच इज पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, दिस इज पार्ट ऑफ योर डाइवर्सिटी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको नहीं हो सकती या किसी और को नहीं हो सकती। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो वो कहते हैं कि 15% पॉपुलेशन और 1 बिलियन लोग जो हैं उनको पूरे विश्व में जो हैं वो उनको कोई ना कोई विकलांगता है। इसका कहने का मतलब है कि 7 में से 1 व्यक्ति विकलांगता को एक्सपीरियंस करता है। और बीच का जो पीरियड है बचपन से बुढ़ापे का, अगर उसमें भी हम देखें तो किसी को भी चोट लग सकती है, किसी को भी व्हीलचेयर की जरूरत पड़ सकती है, किसी को भी क्रचेस की जरूरत पड़ सकती है। हम सबकी इंजरीज होती हैं खेलते खेलते भी, अदरवाइज ऑल्सो। और अगर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको भी प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है सीढ़ियाँ चढ़ने में। तो ये अगर ये पूरी की पूरी हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि हम सारे के सारे टेम्पररीली एबल बॉडी हैं।
डिसेबिलिटी कोई अभिशाप या श्राप नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों को होगा। कोई भी, किसी को चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। डायबिटीज जो है, हिंदुस्तान डायबिटीज का कैपिटल कहा जाता है, उसमें जो एम्पुटेशंस दे आर कॉमन बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। they can acquire disability, right? So this is not something to be ashamed of. और इसमें जो मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा कि जब हम डॉक्टर की बात करते हैं, जब हम या हेल्थ केयर वर्कर की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में, आपके तुरंत जब मैं ये शब्द कहता हूँ तो आपके क्या दिमाग में आता है? कौन सा दृश्य है जो आप सोचते हैं? आप हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नंबर के मेडिकल कॉलेजेस हैं, 632 के आसपास। इतने किसी भी कंट्री में नहीं है। लेकिन आप इनमें से 90% की अगर हॉस्पिटल्स की या मेडिकल कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाएंगे तो जो चित्र हैं जो आपको दिखेंगे, उसमें आपको दिखेंगे कि एक श्वेत डॉक्टर जो कि एक वेस्टर्न कंट्री से है, या एक नर्स जो है, वो उनकी फोटोग्राफ्स होगी। आपको हिंदुस्तानी डॉक्टरों की फोटो कभी नहीं मिलेगी, चाहे आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट देखिए। और यहाँ जो मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ, ये भी डॉक्टर है। नॉट ऑल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आर पेशेंट्स, सम ऑफ देम वियर स्टेथोस्कोप। और ये जो डॉक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक जो है एक तरह से लोगो है हमारे संगठन का, जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर्स विद डिसेबिलिटीज एजेंट्स ऑफ चेंज इंडिया में, जिसका मैंने बनाया है। इसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स विद डिसेबिलिटीज हैं। तो हमारे साथ जो जुड़े हैं वो है नर्सेस विद डिसेबिलिटीज, फिजियोथेरेपिस्ट विद डिसेबिलिटीज, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर्स विद डिसेबिलिटीज। तो जब हम डॉक्टर की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है जो डॉक्टर है आपको एक सुपर ह्यूमन की जो इमेज आती है वैसे ही दिखे। एक डॉक्टर एक क्रचेस पर भी हो सकता है, जैसे मैं क्रच यूज करता हूँ। हमारे पास कई सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हैं, जैसे कि एक यूरो सर्जन है जो स्टैंडिंग व्हील चेयर पर काम करते हैं सीएमसी वेलोर में। स्टैंडिंग व्हील चेयर पे वो ऑपरेट करते हैं। और जबकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बोलती है कि बहुत सारी विकलांगताएं हैं, वो सोच भी नहीं सकते कि डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो बौनापन होता है, डॉर्फिज्म, कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो डॉर्फ कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कुछ नर्सेज हैं जो हेयरिंग इम्पेयर्ड है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो डिसेबिलिटी, और अगर हम बात करें डॉक्टर्स विद डिसेबिलिटीज की, तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स पेशेंट्स विद डिसेबिलिटीज को होती हैं, वो एक डिसेबल्ड डॉक्टर से बढ़िया कोई और नहीं जान सकता। मेरे पास अगर कोई पोलियो का मरीज आता है तो मुझे तुरंत पता चल जाता है कि इसकी दिक्कत क्या है। यही बात अगर कोई आप ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि जो ऑर्थोपेडिशियंस होता है उनको पोस्ट पोलियो सिंड्रोम नाम की चीज के बारे में पता नहीं होता। वो इसको समझते हैं कि ये आपकी पोलियो की वजह से जो है वीकनेस है, थकान। इसके और भी फायदे हैं डॉक्टर्स विद डिसेबिलिटीज के। परसों ही मैंने देखा था कि एक वन ऑफ माय गुड फ्रेंड जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, वो सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट है, और जब उनकी क्लिनिकल में पोस्टिंग हुई थी, उनको एक इनविजिबल डिसेबिलिटी है जो दिखाई नहीं देती है। तो जब उनकी क्लिनिकल रोटेशन पर उन्होंने विकलांग एक पेशेंट के साथ बात की, एक लेडी थी, तो उनसे वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर बात कर रही थी, और जब उन्होंने उनसे पूछा, उनसे क्वेश्चन साझा किए, तो उस पेशेंट ने उनको कहा कि मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी डॉक्टर ने, क्योंकि उनको पता नहीं था कि शी हैज अ डिसेबिलिटी, कि पहली बार किसी डॉक्टर ने मुझसे मेरी सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में पूछा। अगर हम बात करें तो अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि जो विकलांग लोग हैं दे आर कंसिडर्ड एज एसेक्सुअल। उनको हम ना तो उनको पेप स्मीयर के बारे में बताते हैं, ना उनको हम स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बनाते हैं, क्योंकि हम उनको इन्फेंटाइल समझते हैं। हम उनको समझते हैं कि उनकी लाइफ नहीं है या उनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं है। तो इसीलिए फायदा है अगर आप डॉक्टर्स विद डिसेबिलिटीज को इन्वॉल्व करेंगे, बिकॉज दे हैव दैट लिव्ड एक्सपीरियंसेस। ये चित्र आप लोगों ने देखा होगा, शायद 3 साल पहले का है, टीवी में काफी आया था। कोई बता सकता है ये घटना क्या है? दाना मांझी, उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में दाना मांझी जी अपने कंधे पर अपनी मृत बीवी का शव लेकर अपनी बेटी के साथ 12 किलोमीटर तक पैदल चले थे, क्योंकि उनको कोई एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। जब ये टीवी पर आया तो बड़ी शर्मनाक घटना थी हिंदुस्तान के लिए। पूरा देश जो था शर्मसार था। लेकिन बड़ी जल्दी लोगों ने भुला दिया कि उसी कालाहांडी में कुछ दूर सोनपुर गांव में
उसी समय पर 1 महीने के बाद एक और महिला थी, श्रीमती जग्यासिनी भोई, जिनको लेप्रेसी, कुष्ठ रोग था। कुष्ठ रोग का उनका इलाज हुआ था और वो इलाज के बाद वो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गई। लेकिन जैसा कि हमारे गाँवों में जो स्टिग्मा है, जो डिस्क्रिमिनेशन है लेप्रेसी कुष्ठ रोगियों के साथ, उनको गांव से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उनको लगा कि ये एक छुआछूत वाला रोग है, पूरे गांव को हो जाएगा। उनको वहां से भगा दिया गया। वो एक विधवा नारी थी, शी वॉज अ विडो। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने ये झोपड़ी अपने गांव के बाहर बनाई और इसी झोपड़ी में वो रहना शुरू कर दिया उन्होंने, और भीख के सहारे अपना जीवन यापन करने लगी। वो अकेली थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे और उनकी जो हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। सर्दियों का मौसम निकल गया, लेकिन हिंदुस्तान की गर्मी, चिलचिलाती धूप, वो जग्यासिनी भोई जी बर्दाश्त नहीं कर पाई भूख की वजह से, और अल्टीमेटली जून में उनकी मृत्यु हो गई। उनका मृत शरीर इसी झोपड़ी में 3 दिन तक पड़ा रहा। उनको कोई देखने वाला नहीं आया। 3 दिन के बाद जब उनके मृत शरीर से बदबू निकलनी शुरू हुई, दुर्गंध आनी शुरू हुई, तो गांव में रहने वाले लोगों को परेशानी हुई, दिक्कत हुई। और जो उनके सरपंच थे, उन्होंने 300 रुपए देके इनसा एक 3 लोगों को कहा कि आप जाओ और उनके शरीर को बाहर जंगलों में फेंकाओ। आप चित्र देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये जो एक साइकिल पर 3 लोग आए हैं और उन्होंने बोरी में शव को ऐसे डाल रखा है, ऐसे बंद कर रखा है जैसे कोई, मेरे पास उसका शब्द नहीं है बोलने के, आप खुद ही देख सकते हैं। पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। और उन्होंने साइकिल पर उनके शरीर को बोरी में डाल रखा है और उनको वो जंगल में 10 किलोमीटर दूर उनके शरीर को दफन करके आ गए। लेट श्रीमती जग्यासिनी भोई जी, उनको डेफिनेटली कुष्ठ रोग था, लेकिन वो कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुकी थी। और एक हिंदू होने के नाते ये उनका राइट था कि उनको एक डिग्निफाइड फ्यूनरल मिले। लेकिन जिंदगी में तो उनको कभी डिग्निटी मिली नहीं। लेकिन अगर आप देखें उनकी मौत में भी जो उनका हक था कि उनकी उनकी उनको चिता दी जाए, अग्नि दी जाए, वो भी उनको नसीब नहीं हुआ, क्योंकि उनको शरीर को इस अवस्था में फेंका। अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें पिछले इलाकों में, उड़ीसा के गांवों में ही होता है, तो आपका स्वागत है भारत की राजधानी में। वेलकम टू दिल्ली। दिल्ली में दिल्ली मेट्रो में आप लोगों ने सफर किया होगा। दिल्ली मेट्रो एक जॉइंट वेंचर है केंद्र सरकार का और दिल्ली सरकार का, दोनों का 50-50% शेयर है। अगली बार आप जाए मेट्रो स्टेशन पर तो जरूर देखिएगा, एक बोर्ड लगा होगा जिसपे लिखा हुआ है हेल्थ एडवाइजरी। अगर आपकी नजर नहीं पड़े तो आप दोबारा देखिएगा। इस हेल्थ एडवाइजरी में नीचे अगर आप देखिए, बड़ा छोटा सा इस चित्र में विजिबल नहीं है, उसमें लिखा हुआ छोटा छोटा कि अगर आपको लेप्रेसी है तो आपको एक सर्टिफिकेट लेकर चलना है, जिसमें ये लिखा गया है आपके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा कि आप कुष्ठ रोगी से निजात पा चुके हैं। आपको वो सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। जबकि जो कुष्ठ रोग होता है, लेप्रेसी जो होता है, वो कंटेजियस नहीं होता कि अगर आप किसी को छुएं तो आपको हो जाएगा। ये एक भ्रांति है। उसी लाइन में नीचे एक और लाइन लिखी हुई है कि अगर आपको मेंटल इलनेस है, मानसिक रोग है, अगर आपको डिप्रेशन है, तो आप मेट्रो में सवारी नहीं कर सकते। अब दिल्ली जैसे राज्य में कितने लोगों को डिप्रेशन नहीं होगा, आप बताइए। क्या आप उनको बैन कर सकते हैं कि आप उनकी एंट्री? तो ये हो रहा है आपके भारत की राजधानी में। ये टॉपिक था डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, जो एक आपका टॉपिक है पाठशाला में सीरीज में। कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे अर्ली इंटरवेंशन इन डिसेबिलिटी, आरती जी ने इसके बारे में बताया होगा। शोभा जी बात करेंगी व्हाई इज चाइल्डहुड डिसेबिलिटी स्टिल नॉट ए ग्लोबल हेल्थ स्टोरी। तो एक काफी बड़ा सर्वे हुआ था 2016 में, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज चाइल्डहुड डिसेबिलिटीज के बारे में, और उसमें उन्होंने बताया, आंकड़े बताए कि जो कई सारे बचपन में होने वाली विकलांगताएं हैं, उसमें एक नाम था उनका ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नाउ ADHD जो है बड़ा कॉमन है हिंदुस्तान में भी, बच्चों में बड़ा कॉमन है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा कानून है विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016 RPDA 2016, वो इसको विकलांगता मानता ही नहीं है। इट इज नॉट ए स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। जो 21 डिसेबिलिटी विकलांगताएं दी हैं उसमें ये नहीं है, जबकि US UK सारे देशों में इसको एक आधिकारिक तौर पे विकलांगता माना जाता है। तो आंकड़े आपके यही गड़बड़ हो गए हैं कि इसको हम विकलांगता मान रहे हैं। दूसरा, इस सर्वे में अगर आप देखें तो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसमें सेरेब्रल पॉल्सी को इंक्लूड किया गया है। अब सेरेब्रल पॉल्सी बड़ी कॉमन सी कंडीशन है,
सेरेब्रल पॉलिसी ज़रूरी नहीं है कि सारे सेरेब्रल पॉलिसी बच्चों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो या जिनको मानसिक बीमारियां भी हों। 60% जो सेरेब्रल पॉलिसी के जो बच्चे हैं उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होती। अगर होती भी होगी तो वो आएगा आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी की कैटेगरी। लेकिन इस ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज सर्वे में भी अगर आप देखें तो CP सेरेब्रल पॉलिसी को माना गया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर, जो कि गलत है। दूसरी बात करें हम चाइल्डहुड डिसेबिलिटी की, तो RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर का, जिन्होंने 4 Ds की बात की कि जो 30 कंडीशन है हम उनको जल्दी से जल्दी उनका निदान करेंगे, उनको डायग्नोस करेंगे ताकि उन विकलांगताओं का जल्दी पता चल पाए और उनका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट प्लान करा जा सके। लेकिन अगर आप देखें तो जो 4 Ds हैं उसमें हम इन Ds को बोलते हैं डिफेक्ट्स एट बर्थ, डेवलपमेंटल डिलेज, डेफिशिएंसीज एंड डिजीजेस। टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट एट बर्थ, आप सोचिए इस बात को कि जो डिफेक्ट एट बर्थ हम जो कह रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, सॉरी ये मेरा प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसका भी डॉगी है, टेडी मेरे बैकग्राउंड में है, सॉरी दिस इज माय डॉग जो भौंक रहा था। तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि अगर आप देखें कि जो अगर एक कोई पेरेंट्स है, उनका नया बच्चा है, अगर आप उनको बोलेंगे कि आपके बच्चे को एक डिफेक्ट हुआ है बर्थ में, भाषा पर ध्यान दीजिए, डिफेक्ट एट बर्थ। डिफेक्ट एट बर्थ इज नॉट ए करेक्ट वे टू एड्रेस पीपल विद चाइल्डहुड डिसेबिलिटीज। इसको आप चाइल्डहुड डिसेबिलिटी, बचपन में होने वाली विकलांगता बोलने में से क्या दिक्कत है, वो क्यों नहीं आप ये टर्म यूज कर सकते। तो हम शब्दों का चयन अगर आप देखें तो गलत शब्दों का हम चयन करते हैं। दूसरी बात, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है RBS के कार्य प्रोग्राम का, लेकिन अगर आप बात करें जो 30 कंडीशंस को ये अर्ली डिटेक्ट करते हैं, एक मिसमैच है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में जो विकलांगता कानून को इम्प्लीमेंट करती है। क्योंकि जो हमारी 21 विकलांगताएं हैं उसमें सिकल सेल डिजीज और थैलेसीमिया, ये दोनों भी ब्लड डिसऑर्डर नई विकलांगताएं शामिल हुई, लेकिन ये ऑप्शनल डिसेबिलिटीज हैं आपके RBS के प्रोग्राम में, जबकि इनको होना चाहिए था मैंडेटरी, बिकॉज हमें डेटा की जरूरत है। संदीप खन्ना जी बात करेंगे द लॉन्ग रोड फ्रॉम असेसमेंट टू डायग्नोसिस, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि इंडिया में अगर आप बात करें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सिया है जो इनके बारे में काफ़ी, ये सिर्फ नए विकलांगता कानून में अभी आई हैं, ये पहले इनका नाम था ही नहीं, और इनकी डायग्नोसिस में बड़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि अगर आप 2018 का गजट नोटिफिकेशन भी देखें, उस गजट नोटिफिकेशन में बड़ा कन्फ्यूजन था कि कौन डायग्नोस करेगा डिसलेक्सिया को। पहले जो साइकियाट्रिस्ट थे और पीडियाट्रिशियन थे, दोनों डायग्नोस करते थे बच्चे को जिनमें डिसलेक्सिया है या लर्निंग डिसेबिलिटी से। आपने तारे ज़मीन पर पिक्चर देखी होगी, उसी विकलांगता के बारे में बात करना। लेकिन जो गजट गाइडलाइंस बनी उसमें कहा था साइकियाट्रिस्ट इसको डायग्नोस नहीं करेंगे। अब अगर आप दिल्ली जैसी जगह का मैं एग्जांपल दूं, दिल्ली में एक काफ़ी बड़ा ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इभास, जिसमें एक मेंटल हॉस्पिटल भी है जो साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशन भी है, बट उनके पास कोई पीडियाट्रिशियन नहीं है। तो जितने भी बच्चे हैं जिनको एक्स्ट्रा टाइम के लिए या जिनको कंपनसेटरी टाइम के लिए जो बेनिफिट्स चाहिए अपने बच्चों के लिए, चाहे जिनको डिसलेक्सिया है या डिसकैल्कुलिया है या डिस्ग्राफिया है, उनको वो सर्टिफिकेट्स नहीं मिल पाते हैं क्योंकि गाइडलाइंस क्लियर नहीं। अभी दोबारा से अमेंडमेंट होकर साइकियाट्रिस्ट को उनमें दोबारा से शामिल कर लिया गया है, बट ये काफ़ी लंबी रोड है फ्रॉम असेसमेंट टू डायग्नोसिस। और इसमें कई बार जो टेस्ट होते हैं हम कई बार वो दे आर नॉट क्वांटिफाइड इनफ। हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया वी यूज ए परसेंटेज सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। सिर्फ हम ही इंडिया में एक ऐसी एक देश हैं जो कि परसेंटेज पर रिलाई करते हैं कि आपको मैजिकल नंबर 40% का होना चाहिए। अब जो मेंटल इलनेस हैं या जो कंडीशंस हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, उनमें बड़ा मुश्किल होता है कि पिन पॉइंट करना कि आपको 48% या 72% या 69% डिसेबिलिटी। इट्स नॉट पॉसिबल। कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, कोई ऐसा ऑटिस्टिक इम्प्लीमेंट टूल नहीं है जो कि पिन पॉइंट करके आपको ये मैजिकल नंबर ला सकता है।
ऐसे ये महान काम सिर्फ इनक्रेडिबल इंडिया में ही होता है जहाँ आप 1% पर अप्लाई करते हो। और यही रीज़न है कि बहुत सारे डिसलेक्सिया का मतलब ये नहीं होता कि आपके मानसिक आपको कोई अवरोध है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। There are many doctors who have dyslexia, many medical students who are having dyslexia, but उनका नीट यूजी का एग्जामिनेशन, उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिर्फ इसलिए कैंसिल कर लिया गया क्योंकि अगर आप कानून देखें जहाँ डिसेबिलिटीज विकलांगता के नाम है, उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर अनफॉर्चुनेटली आपने डिसलेक्सिया लिखा हुआ। मुंबई हाई कोर्ट के जजेस ने देखा कि अरे ये क्या आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे लोगों को डॉक्टर बनाना चाहते हो। आइंस्टाइन को डिसलेक्सिया था, हंगरी की जो नॉर्वे की जो प्राइम मिनिस्टर है उनको डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया कोई अभिशाप नहीं। ईना जी ने कल बात की थी डिसेबिलिटी और एजुकेशन। सबा जी बात करेंगे स्पेशल एजुकेशन की, और नमिता जी भी बात करेंगे व्हाई डू स्कूल रिमेन ए फार ड्रीम, क्यों बहुत सारे जो विकलांग बच्चे होते हैं स्कूल में नहीं जा पाते। उसका रीजन ये है, मॉडरेटर मैम ने बात की थी कि मुझे न्यूयॉर्क में एक अवार्ड दिया गया जब मैं बड़े बड़े डिसेबिलिटी लीडर्स के साथ बातें कर रहा था ग्लोबल लेवल की ह्यूमन राइट्स। जब मैं वापस आता हूँ न्यूयॉर्क से दिल्ली में, जैसे ही मैं लैंड करता हूँ अपना सिम कार्ड अपने फ़ोन में डालता हूँ, मेरे पास एक पैनिक कॉल आती है एक पेरेंट की जो कि धनबाद झारखंड के थे, और उनका मेरे पास फ़ोन आता है कि एक कॉन्वेंट स्कूल में उनकी बच्ची को जिसको स्पाइना बाइफिडा है एडमिशन देने से मना किया जा रहा है। जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं वो कहते हैं ऐसे बच्चों को पढ़ा के क्या फ़ायदा है, ऐसे बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहते। और तब मुझे लगा, क्योंकि ये मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, दैट टाइम आई ट्वीटेड दिस। मैंने टैग किया जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय बीजेपी झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे रघुबर दास जी को, और उनको मैंने बताया कि सेक्शन 3.3 हमारे आरपीडी एक्ट साफ साफ बोलता है कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी। ये जो क्या हुआ था विश्व विकलांग दिवस 3 और ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर के बीच का। और कुछ दिनों के बाद रघुबर दास जी ने ट्वीट किया कि बिटिया जितीशा का एडमिशन हो गया है। ये बात संज्ञान में लाने के लिए शुक्रिया डॉक्टर सत्येंद्र। झारखंड के सभी स्कूलों को सख्त हिदायत है कि वो बच्चों में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें, यदि करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिविज्म एडवोकेसी, बट स्टिल मंत्री जी ने बड़ी बड़ी बात तो कर दी कि हम नए विकलांगता कानून, क्योंकि नए कानून में ये प्रोविजन है कि यू कैन टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगर आपने कानून का उल्लंघन किया है। लेकिन मंत्री जी इस बात को भूल गए कि आपको नया विकलांगता कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए हर स्टेट को अपने रूल्स बनाने पड़ते हैं, स्टेट रूल्स। और इस वाक्य के 2 साल तक झारखंड में अभी भी आई एम नॉट श्योर वेदर दे हैव स्टिल फ्रेम दोस रूल्स और नॉट, उन्होंने वो नियम अभी तक शायद बनाए ही नहीं। तो अगर आप नए विकलांगता नियम नहीं बनाते अपने राज्य में तो आप नया विकलांगता कानून इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते, आपका 1995 एक्ट लागू होगा। मीना जी ने बात की डिसेबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट की, तो आपको मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। ये चित्र आपने जो देखा है ये हीरा सिंघल का है। हीरा सिंघल ने सबसे जो डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस है इंडिया का उसको क्लियर किया, आईएएस का एग्जामिनेशन का। बट जब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो क्योंकि उनको काइफोस्कोलियोसिस है, शी कैन नॉट पुल एंड पुश सर्टेन हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल्स, तो उनको एक ब्यूरोक्रेट बनने के लायक नहीं माना गया और उनको रिजेक्ट कर दिया। अगले साल हीरा जी ने जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया और उनकी पहली रैंक आई, और उनको कोई अब रोक नहीं सकता क्योंकि शी अप्लाइड फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, उसमें ऐसी कोई बंदिशें नहीं। सुखसोई सिंह जी जिनको थैलेसीमिया है उनको भी IRS की एम्प्लॉयमेंट में जॉब नहीं मिली गई थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बुलाया गया तब जाके उनको जॉब मिली। ये जो चित्र सामने है ये एक डॉक्टर है GTB अस्पताल में, उन्होंने उसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया। जी हाँ, ये नहीं, उन्होंने कहा कि आप कैसे एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। 4 साल के बाद मेरे को पता चला कि 1674 जो पोस्ट थी डॉक्टर्स विद डिसेबिलिटीज के लिए जनरल कैटेगरीज में वो ब्लॉक थी, और इस इंटरवेंशन के बाद उनको खोला गया। तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन कितना बड़ा है। ऊपर से हम बात करते हैं 21 विकलांगता 21 विकलांगता 21 विकलांगता है, हाँ उनको 5% रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन अगर आप जॉब की बात करें तो जो स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी है और जो 3 ब्लड
डिसेबिलिटीज़ हैं, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज़ और हीमोफीलिया और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इनको कोई जॉब रिजर्वेशन नहीं। आप बात करते हो यूएनसीआरपीडी की, तो आपको किसने ये हक दिया कि आप चूज एंड पिक करके बोलेंगे कि इन 5 विकलांगताओं को जॉब रिजर्वेशन मिलेगा, इन 6 को नहीं मिलेगा? दिस इज क्लियरली ए वायलेशन ऑफ इक्वालिटी एंड डेफिनेटली नॉन डिस्क्रिमिनेशन। डेटा की अगर हम बात करें तो 2001 में हम 2.1% थे हमारा डिसेबिलिटी का आंकड़ा, 10 साल बाद 2% 2 हो गया। अब जबकि इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज राइजिंग, तो हेल्थ सोशल मिनिस्ट्री भी बोलती है कि ये आंकड़े कम। हमारी डिमांड है सेक्टर की बहुत टाइम से कि हमें डिसएग्रीगेटेड डेटा चाहिए। जैसे बजट हर साल जो आता है तो महिलाओं का डेटा अलग आता है, ट्राइबल कम्युनिटी सेक्टर का डेटा अलग आता है, उसी तरह से विकलांगता का डेटा कभी भी अलग नहीं आता। आंकड़ों में गड़बड़ी इसलिए है कि जितने भी देश है यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो सर्वे करते हैं सेंसस का, वो सारे वाशिंगटन सेट ऑफ क्वेश्चन यूज करते हैं। हम हिंदुस्तान में वाशिंगटन सेट ऑफ क्वेश्चन यूज नहीं करते। इसीलिए जब आपके न्यूमरेटर्स आपके घर पर आते हैं, वो पूछते हैं क्या आपके घर में कोई पागल बच्चा है? कौन सा माँ बाप इस सवाल का हाँ जवाब दें? हम क्या सवाल पूछ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप अगर सीधा पूछोगे कि आपके घर में कोई पागल बच्चा है, ऐसा डेरोगेटरी सवाल, तो आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो आपको वॉशिंगटन सेट ऑफ क्वेश्चन की तरह घुमा के पूछना पड़ेगा। यूडीआईडी की जो हम बात करें तो क्या यूडीआईडी एक यूनिक आईडी कार्ड है? इट इज़ ए गुड इनिशिएटिव डेफिनेटली, लेकिन इस यूडीआईडी कार्ड से आप रेलवे में रिजर्वेशन नहीं ले सकते। इस यूडीआईडी कार्ड से आप नीट यूजी का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, वो आपको दोबारा से सर्टिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच नीड टू टैकल अप। नंबर डेटा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज दिल्ली में जो मैंने इलेक्शंस में काम किया था इलेक्टोरल ऑफिस के साथ, हमने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की थी कि जो वृद्ध लोग हैं 80 साल के ऊपर और जो जिनको सीवियर डिसेबिलिटी है, वो घर से वोट कर सकें। लेकिन अब बात करें, अभी आप देखिए कोविड वैक्सीनेशन की बात हो रही है, साकेत में दिल्ली में एक 100 साल की महिला है जो पहली मंजिल पर रहती है, अपने घर से नहीं हिल सकती क्योंकि उनको बिकॉज ऑफ एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज शी कैन नॉट मूव आउट। लेकिन हमारी इतनी गुहार के बाद भी कोई भी दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार तैयार नहीं है कि उनको घर पर जाकर इंजेक्शन लगाया जा सके। जबकि आप देखिए जो रिपोर्टर्स हैं उनके घरों में जाके इंजेक्शन, उनके ऑफिस में जाके इंजेक्शन लगाया जाए। स्कूल दिखाने हैं तो आपको स्कूलों के अंदर इंजेक्शन लगाया जाए। इनफैक्ट दिल्ली में आप शराब तक अपने घर पर ऑनलाइन मंगा सकते हैं, लेकिन आपको घर पर ऑनलाइन वैक्सीनेशन आपकी जान बचाने के लिए नहीं मिल सकता। अगले सेशन में मैं उनका टाइम इंक्रोच कर रहा हूँ। अभिषेक जी बात करेंगे डिसेबिलिटी एंड यूथ की। मुझे भी बड़ा शौक है टीवी क्रिकेट देखने का, लेकिन जितने भी क्रिकेट स्टेडियम है दे आर नॉट एक्सेसिबल। तो मैंने ये जो पटिशन डाली थी कोटला को एक्सेसिबल बनाने की, तो उसमें दिल्ली सरकार बोलती है कि जो फिरोज शाह कोटला है वो ना तो सरकारी ज़मीन है, वो एक प्राइवेट एंटिटी है, इसलिए आपका ये कानून नहीं लग सकता। लेकिन तब तक 2016 का कानून आ गया और उसके बाद उनको एक हिल बी जो है फिरोज शाह कोटला का, मैंने खुद वहाँ का एक्सेस ऑडिट किया था, उसको डिसेबल फ्रेंडली बनाया गया। और ये मेरे साथ 3 बच्चे हैं अफगानिस्तान के जो उनकी क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे थे, और मैं, आप मेरे को देख सकते हैं, मैं जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मेरी विकलांगता कानून में एक और जो अच्छी बात है वो ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन है वो प्राइवेट और सरकारी दोनों को इंक्लूड करता है। जो यूथ है एज वेल एज हम बाकी जो विकलांग लोग भी है, हमें बहुत ज़रूरत है एक्सरसाइज करने की। लेकिन जब अरमान अली जी जो एनसीपीडीपी के चेयरपर्सन है और असम से हैं, उन्होंने असम में एक जिम में गए, तो उन जिम वालों ने बोला कि आप कैसे यहाँ पर आके जिम की प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको पूरे साल की फीस देनी पड़ेगी और आपको अलग से डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा। सो अरमान जी ने केस दायर किया और उसके बाद अल्टीमेटली 50,000 रुपये का फाइन उनके ऊपर डाला गया जिम के ऊपर। सो दिस इज द एडवोकेसी एज फार एज द आरपीडी एक्ट इज कंसर्न। सौमित्रा जी बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। क्या इन चित्र में आपको दिख सकता है कितने लोग हैं जिनको मानसिक अवसाद है? वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, इजंट इट? लेकिन जब ये कानून बन रहा था विकलांगता अधिकार अधिनियम, जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास ये बिल गया, तो उसमें मेनका गांधी जी बोलती है कि आप 4% जॉब दे रहे हो पीपल विद मेंटल इलनेस को, हाउ कैन स्किज़ोफ्रेनिक बी गिवन अ जॉब? शायद मेनका जी ने नाम सुना ही नहीं होगा कि जॉन नैश जो है मैथमेटिशियन जिनको नोबेल प्राइज मिला है, उनको स्किज़ोफ्रेनिया है। इस बात के लिए बहुत सारे जो मेंटल इलनेस के जो लोग थे
उन्होंने हैशटैग वी कैन वर्क यूज किया ट्विटर पर और अपनी एडवोकेसी की कि वी टू कैन वर्क इवन डिस्पाइट हैविंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। निर्मला जी इस पर बात करेंगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। ब्रिटेन के मेडिकल स्कूल में एक स्टूडेंट है जिसको फ्रंटिक एटैक्सिया है, विकलांगता है। वो क्लास में बैठी हुई है और उनके प्रोफेसर क्लास में आके बात कर रहे हैं कि ऐसी विकलांगता वाले बच्चों को तो अबॉर्ट कर देना चाहिए, पैदा ही नहीं होना चाहिए, विदाउट नोइंग दैट पहली सीट पे जो लड़की बैठी है एक मेडिकल स्टूडेंट जो है, शी इज हैविंग द सेम कंडीशन। And that is why it is very important to talk about disability rights into the medical curriculum. This was the reason why we framed disability rights as disability competencies into the disability curriculum. और फाइनली जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने ये डिसेबिलिटी राइट्स को अब नए कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम में शामिल कर लिया है। डिसेबिलिटी और जेंडर चाइल्ड प्रोटेक्शन, अब जब व्हेन वी आर इन डिसेबिलिटी सेक्टर, दिस इज आल्सो ए प्राइड मंथ। हमें बात करनी चाहिए इंटरसेक्शनैलिटी की। हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अदर दूसरी जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटीज हैं उनके साथ भी बात करें। इंटरसेक्स बच्चे वो होते हैं जिनमें बड़ा मुश्किल है पता कर पाना कि उनमें सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल की हैं या फीमेल की, उनके क्रोमोसोम्स मेल के हैं या फीमेल के, जिनको हम एम्बिगस जेनिटलिया बोलते हैं। ऐसे बच्चों पर अक्सर जो डॉक्टर लोग होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को कोई आइडिया नहीं होता इस कंडीशन का कि ये क्या है, कुछ लोग उसको ट्रांसजेंडर समझते हैं जो कि गलत है, या उनको हिजड़ा या किन्नर समझते हैं जो कि फिर भी गलत है। ऐसे लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर्स उनके जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनको काट कर फेंक देते हैं, उनको लड़की बना देते हैं या उनको लड़का बना देते हैं। इस बारे में हमने मुहिम की। वी फाइल दिस कंप्लेंट एट दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कि जो बच्चे हैं जिनमें अगर एम्बिगस जेनिटलिया भी हैं तो ये उनका राइट है कि जब वो 12-15 साल के होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि वो कौन सी जेंडर आइडेंटिटी या सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को अपनाएंगे, या ये डिसीजन उनके पेरेंट्स का होना चाहिए। डॉक्टर्स should not be doing these irreversible genital surgeries on small infants जो 1 साल के बच्चे भी नहीं, so these should be banned। और इसमें हमने यूज किया जो यूनाइटेड नेशंस कमिटी फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, जिन्होंने कहा है कि जो चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज हैं उन पर ऐसे टॉर्चर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जो बंद हों। सेम शुड बी अप्लाइड टू द इंटरसेक्स इन्फेंट्स। सो फाइनली मैं कहना चाहूँगा आपसे कि जब आप एक्टिविज्म की बात करें तो वी नीड टू चेंज आवर एटीट्यूड्स। पहला चित्र है यूनिवर्सिटी ऑफ हल का, जो कि इंग्लैंड में काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन आप देखिए एक जो स्टूडेंट है एक कोने में बैठी हुई है, ठंड में कपकपा रही है व्हील चेयर पे, क्योंकि जो लेक्चर थिएटर है वो एक्सेसिबल नहीं है। बाकी सारे स्टूडेंट्स आराम से अपने डेस्क पर बैठे हैं, कंप्यूटर खोल के बैठे हैं, वो अपने साथ ड्रिंक अपने खाने पीने का सामान भी रख सकते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट एक कोने में ठंड में ठिठुर रही है, एजुकेशन नहीं मिल रहा। दूसरा चित्र है चंडीगढ़ के रोहित प्रसाद जी का, जिनका हिमाचल के एक मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, लेकिन उनको किस तरीके से उठाया जाए। डिसेबिलिटी राइट्स, दे आर नॉट ऑप्शनल बट दे आर ऑब्लिगेटरी। सिमिलरली वी नीड टू चेंज अवर बिहेवियर। अगर आप डॉक्टरों की ही बात करें तो जो ये ब्लैक एंड वाइट चित्र है ये है एक जर्मन साइकेट्रिस्ट का नाजी रजीम में, और ये कागज देख रहे हैं, इन कागज पे कुछ नाम है, ये नाम है चिल्ड्रंस विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के, और ये फैसला ले रहे हैं कि इनमें से किन किन बच्चों को यूथेनेसिया या कंसंट्रेशन कैंप में मारा जाए। ऊपर वाले चित्र है इरवाड़ी की 2001 में, जिसमें 28 मेंटली इल लोगों को चेन से बांध के रखा था दरगाह में, जहां आग लगी और 28 लोगों की जलकर तुरंत वहां मौत हुई। 1793 में एक फिजिशियन, एक साइकेट्रिस्ट थे फिलिप पाइनर, जिन्होंने सबसे पहले चेन लिबरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया कि जो पेशेंट्स हैं जिनको साइकोसोशल डिसेबिलिटी है उनको आप चेन में नहीं बांधेंगे। और ये मैं आपको घटनाएं बता रहा हूँ 2001 की वाड़ी ट्रेजेडी इन तमिलनाडु, और अगर आप बदायूं का एग्जांपल देखें 2018 का, जहां बदायूं में भी दोबारा से उत्तर प्रदेश में मेंटली इल लोगों को दरगाह में चेन से बांध कर रखा था। सो फाइनली वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम द चैरिटी अप्रोच टू द ह्यूमन राइट्स अप्रोच। ऑप्शनल नहीं रह गए हैं ये राइट ऑब्लिगेटरी। पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड, चाहे कि केयर गिवर का, चाहे पेरेंट्स का, और चाहे इवन डॉक्टर्स का, ये अब ह्यूमन राइट्स में फिट नहीं होता, क्योंकि हमें डिसेबल लोगों को ऑटोनॉमी देनी है। वी नीड टू एम्पावर देम, वी नीड टू फिक्स द एनवायरनमेंट, वी नीड टू रिस्पेक्ट देम विद डिग्निटी इवन ड्यूरिंग डेथ। There should not be any more segregation or institutionalization. Rather, we should be talking about integration and inclusion. So with that,
Sorry for exceeding the time. I think I'm done with my presentation. If you have any questions, please feel free to ask. थैंक यू सो मच सर। वाकई सर आपके द्वारा विकलांगता ये कानून में बनाने जो पहल आपने की है वह सराहनीय है। आपकी दी हुई सभी जानकारी और अमूल्य समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। आज के दिन वाकई हम सबका मंगलमय है। इन्हीं जानकारी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके कोई प्रश्न है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रश्न तो शिवानी जी ने लिखा है कि डिसेबिलिटी इज नॉट ए सेंट्रल डिसीज। या दैट्स करेक्ट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें जानना है एज फ्यूचर एक्टिविस्ट ऑल्सो, जो आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ एज वेल एज डिसेबिलिटी ये दोनों के दोनों आपके स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, ये सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है, लेकिन अगर आप कानून की बात करें, रिजवान जी इस बारे में बेहतर बता पाएंगे, अगर आप कानून की बात करें तो ये क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट्स हैं हेल्थ और डिसेबिलिटी, आपकी सरकारें, राज्य सरकारें बिल्कुल ADHD को भी इंक्लूड कर सकती हैं, डायबिटीज को भी इंक्लूड कर सकती हैं। कैंसर इज ए डिसेबिलिटी इन यूके, इंडिया में नहीं है। तो 21 आपने क्या तो दिया कि हमने 21 विकलांगताएं डाली हैं, लेकिन अगर आप देखें मैंने आपको बताया 4% रिजर्वेशन जॉब्स में सिर्फ आपको 15 डिसेबिलिटीज को मिलता है, 21 को नहीं मिलता। तो ये एक तरह से बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कौन कितनी बड़ी लिस्ट हो। बहुत सारी डिसेबिलिटीज हैं जो जेन्यून है, जुवेनाइल डायबिटीज, कैंसर, बट दे आर स्टिल नॉट पार्ट ऑफ द मेन एफर्मेटिव एक्शंस। सो ए लार्ज बहुत बड़ी एडवोकेसी की जरूरत है इन इशू को, इन मुद्दों को समझाने की। बट डेफिनेटली अगर आप एडवोकेसी करें स्टेट गवर्नमेंट की तो डेफिनेटली दीज आर सेंट्रल इश्यूज, स्टेट इश्यूज। मैं कुछ कह सकती हूँ अंजलि? हाँ जी दीदी। तो सत्येंद्र, इतना ब्रिलियंट आइडिया था कि हमारा पूरा मेन्यू आपने हर एक चीज को देख लिया एक्टिविस्ट का लेंस से, और उसका मतलब जो मुझे लगा कि हर एक चीज हम एक्टिविज्म के द्वारा से अप्रोच कर सकते हैं जहां हमारा इंटरेस्ट है, चाहे एजुकेशन है या हेल्थ है या राइट्स। इट्स सच अ, आई लव दिस अप्रोच। मैं भी ऐसे यूज करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जो एक्चुअली इनफैक्ट आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट, जब शुभा जी ने बात की इस बारे में तो मैं आई वाज लिटिल बिट ऑक्यूपाइड, क्योंकि इस समय मेरे लेक्चर चल रहे हैं। अभी 10 बजे मेरी एक और क्लास है MBBS की, तो आई वाज लिटिल बिट ऑक्यूपाइड, बट दिस टॉपिक इज सो क्लोज टू माय हार्ट। और कल शाम को मैंने बैठ सोचा कि मुझे कल भाषण देना है। भाषण, आई डोंट लाइक गिविंग लेक्चर्स, तो मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ से शुरुआत करूँ। सो आई जस्ट कॉपी पेस्टेड योर एंटायर स्ट्रक्चर and I build my talk around that, because all of these issues you need to do activism, advocacy in all the themes, and I'm thankful to you that you have chosen such wonderful topics for educating your interns. Terrific, wonderful idea. Thank you. थैंक यू सो मच सर। हम आशा करते हैं आपसे हम फिर दोबारा मिलेंगे, क्योंकि सर वाकई ही आपकी बातों को सुनकर आपकी जो आप काम कर रहे हैं वाकई सराहनीय है, और इसको हम आगे फिर से सुनना चाहेंगे। Thank you so much. आइए हम सब अपने दूसरे सेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे दूसरे स्पीकर्स अभिषेक अनीका है। जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी तो इनके द्वारा लिखी एक कविता ने मुझे बहुत प्रभावित किया, जिनकी कुछ पंक्तियां आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरे शरीर का व्याकरण अलग है, सारे वाक्य तितर बितर है, पूर्ण विराम असमय आ जाता है, भूत वर्तमान भविष्य सबसे है। अभिषेक अनीका की एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस का दायरा इतना बड़ा है कि इस कम समय में उसे बयां कर पाना मुश्किल है। इन्होंने बैचलर पॉलिटिकल साइंस दिल्ली से व ग्रेजुएट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई से किया है। अभिषेक अनीका एक राइटर है। 7 साल से अधिक प्रमुख समाचार, वेबसाइट और पत्रिकाओं के लिए लिख रहे हैं। पॉलिटिक्स, जेंडर, डिसेबिलिटीज और कल्चर के बारे में लिखते हैं। अभिषेक अनीका के शब्द डीएनए, टाइम्स ऑफ इंडिया, द क्विंट, क्विंट फिट, डेलियो, हाफ मोस्ट,
मेड इन एशिया में छपे हैं। इन्होंने 2010 के बाद 2010 के बाद डिसेबिलिटी के बारे में लिखने की शुरुआत की। अभी रिसर्च स्कॉलर्स के रूप में अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से डिसेबिलिटीज और जेंडर के लिए काम कर रहे हैं। इन्हीं प्रेरणादायक जानकारियों के साथ मैं अभिषेक अनिका जी से निवेदन करती हूँ कि सेशन को आगे बढ़ाए। वह आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या आप सुन सकते हैं? हेलो 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 सर, आवाज आ रही? सर आवाज आ रही है आपकी? आ रही? ओके, हाँ जी, आ रही है। थैंक यू सो मच। तो मुझे अच्छा लगा अभी सत्येंद्र सर प्रोफेसर के एक्टिविज्म के बारे में बात करके। बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली जो कि एक्चुअली यूथ इन डिसेबिलिटी को भी कवर करती हैं, जैसे एजुकेशन की बात हो गई, एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई। मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा कि क्या जवान लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं या क्या बन सकती हैं, वो तो सत्येंद्र सर ने बात किया। तो बोलूंगा कि अपॉर्चुनिटीज होने के बाद भी कैसे विकलांग लोग शायद वहां तक पहुंच नहीं पाए, सभी विकलांग। तो मैं शुरू करूंगा सबसे पहले कि क्या होता है जब आप यंग होते हैं और आप डिसेबल्ड होते हैं। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तो बहुत कुछ लोग होते हैं जिनको डिसेबिलिटी बाद में हुई, जैसे मैं हूँ। मेरी डिसेबिलिटी ज्यादा बुरी हो गई जब मैं 20 साल का था। तो मैंने जीवन में जो जो अपने लिए एक मार्क्स रखे थे, अपना एम्बिशन रखा था, वो सब चेंज करना पड़ा। क्योंकि आप जब डिसेबल्ड होते हो तो आपका नजरिया बदल जाता है, कैसे आप दुनिया को देखते हो। आप ये देखते हो कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि समाज आपको बताता है कि आप नहीं कर सकते। चाहे वो इनएक्सेसिबिलिटी के चलते हुआ, चाहे वो इस चलते हुआ कि सोशल आउटलुक कैसा है, कैसे समाज आपको देखता है, सामाजिक नजरिया बदल जाता है आपको देखने का। पहले बहुत ही एम्बिशियस होते हैं आपके आसपास लोग, मेरे पेरेंट्स हो गए, मेरे रिश्तेदार हो गए, वो बहुत ही कि तुम्हें ये करना है, इतने पैसे कमाने हैं, ये करने हैं। पर जैसे ही आप विकलांग होते हैं, आपके प्रति जो एक्सपेक्टेशन है वो चेंज हो जाता है। और वो चेंज इसलिए होता है क्योंकि समाज का नजरिया है कि कोई अगर विकलांग है तो वो सब काम नहीं कर सकता जो कि कोई एक एबल बॉडीड, जो कि कोई एक गैर विकलांग आदमी कर सकता है। तो ये नजरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि कोई या तो बाद में विकलांग हुआ या शुरू से विकलांग, और वो किसी एक सामाजिक परिवेश में रहता है। और उस परिवेश में सोचिए क्या होता होगा कि हर दिन उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार उसे ये महसूस कराते हैं कि आप दूसरों की तरह नहीं कुछ भी कर सकते। और ये चीज समाज हर तरह से बार बार उन्हें सिखाता है। और जब खासकर कि आप जब यंग होते हैं, जब आप जवान होते हैं, क्योंकि आपके एस्पिरेशंस तब आप जानते, तब आपका आसमान खुला होता है, आपके पास होता है, आप उड़ना चाहते हैं, आप सब कुछ करना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप प्यार करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप हर कुछ वो करना चाहते हैं जो आपके आसपास लोग कर रहे हैं। पर ये बातें आपको बिना सीधे कहे हुए बार बार कही जाती हैं कि नहीं, ये सब चीजें नहीं है। इसमें एक बहुत ही फनी इंसिडेंस है कि क्या होता है कि हमारी एक मित्र हैं और हम बात कर रहे थे, और हमारे साथ कोई गैर विकलांग व्यक्ति था। वो कहे कि यार मुझे तो बहुत तंग किया जा रहा है शादी के लिए मेरे घर में। और हम दोनों बहुत ही हंस रहे थे, क्योंकि विकलांग लोग जो होते हैं उनके घरों में ये बातें मतलब नहीं होती है। ठीक है, हमारे रिश्तेदार नहीं पूछते हैं कि आप, अरे तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई, क्योंकि शादी के लिए विकलांग लोग सूटेबल नहीं समझे। ठीक है, या फिर विकलांग की शादी विकलांग से, वो तो अलग ही फील्ड होता है। तो ये एक बड़ा ही अजब चीज होता है जिसको तुम
ये एक शादी हो गया, बाकी सब चीजों में भी अलग अलग चीजें, काम जैसे होता है कि मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि यार पैसा तुम्हें वो इतना पैसा कमा रहा है, मेरा पैकेज इतना कम क्यों है, हमारा ये सब प्रेशर नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि समाज एक नजरिया बना लिया है कि चलो यार ठीक है कोई नहीं, मतलब मैंने सुना है अपने रिश्तेदारों को कहते हुए कोई नहीं ये तो विकलांग है, ठीक है। तो एक तरह से ये आजाद करने वाला भी है मेरे जैसे आदमी के लिए, जो कि अपने आर्ट्स एंड कल्चर और कविता पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है बिना सोशल सोसाइटल प्रेशर के। पर दूसरी तरह से बहुत एलियनेटिंग भी है, बहुत ही ये आपको अलग थलग कर देता है, क्योंकि फिर आपको लगता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों अलग हूँ पहली बात, और मैं कहाँ फिट बैठता हूँ इस सामाजिक इक्वेशन में। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से सब कुछ शुरू होता है। पहली बात तो लोग स्कूल नहीं जाता, स्कूल जो जा भी पाते हैं वो अलग शुरू से ही हो जाते हैं। अगर इंक्लूसिव स्कूल में गए तो अलग हो जाते हैं, मतलब आप कितना भी चाहो आपको अलग तरीके से जब देखा जाता है तो आप कभी महसूस नहीं करते कि मैं दूसरे के जैसा हूँ। तो आप शुरू से बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। मैं खुद बोलता हूँ ये कि डिसेबल्ड लोग शायद सबसे कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं, और इसीलिए कभी मैं उसमें और भी बोलता हूँ कि शायद इसीलिए हमारे लिए वो कम्युनिटी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर इतना कॉम्प्लेक्स भरा जाता है बचपन से, चाहे वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो। बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि आपको बचपन से अगर बोला जाए यू आर नॉट गुड इनफ, तो वो कहीं ना कहीं तो आप में आएगा ही। दूसरा ये कि यू नो द देन यू हैव टू ओवर कॉम्पनसेट, आपको दिखाना पड़ता है कि आप कुछ हैं। तो आप शुरू से ट्राई करते हो ये दिखाने के कि आप भी टैलेंटेड हैं, आप में टैलेंट्स हैं, आप पढ़ाई में भी अच्छा कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त है वो कहते हैं कि यार ऐसा नहीं है, डिसेबल लोग भी फेलियर हो सकते हैं, ठीक है, मतलब वो भी स्कूल जाके फेल कर सकते हैं। उनको लेकिन उनसे जब वो स्कूल या कॉलेज पहुंच जाते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो तो अच्छे होंगे ही, क्योंकि वो या फिर अपना 100% देंगे। क्यों देंगे? क्यों वो स्लैक नहीं कर सकते? क्यों वो ऐसे नहीं हो सकते कि मुझे नहीं काम करना है, मुझे नहीं पढ़ाई में मन लगता, मुझे नहीं ये फर्जी काम करना? तो ये जो एक नजरिया है कि ये एक्सपेक्टेशन भी है कि अगर कोई पहुंच गया, जो उसके पास लर्निंग डिसेबिलिटी है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, वो तो इस गेम के बाहर ही है, उसके लिए स्कूल भी स्पेशल है। उसके उसे उसे सिखाया जाता है कि तुम्हारा कंपटीशन, या किसी भी डिसेबल लोगों को एक्चुअली अंदर सिखाया जाता है कि आपका कंपटीशन बाकी डिसेबल लोग हैं, क्योंकि बहुत ही बेवकूफ वाला बात है। पर क्योंकि आपको समझा ही नहीं जाता इक्वल बाकी लोगों से, तो आप फाइनली उसी भेड़ चाल में चलते हैं कि चलो ये सब है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज वालों के लिए काम ही नहीं है। तो इनफैक्ट मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, तो फिर वैसे कॉन्वर्सेशन हो जाता है कि पढ़ाई करवा भी देंगे, वोकेशनल स्टडी, और फिर एक दो कंपनियां हैं जो कि रिक्रूटमेंट करती हैं, तो जिसके पास थोड़ा प्रिविलेज है वो तो कम से कम। लेकिन आप सोचिए एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए भी उसके वहां पे उस परिवेश में पलते हुए उस बच्चे के बारे में, जिसके आसपास सब कुछ इतना बना है सक्सेस के बारे में और इसके बारे में, पर क्योंकि वो विकलांग है तो उसे बोला जाता है नहीं, तुम्हारे लिए कुछ एक बेसिक काम कर लो वही सही है, तुम जाके होटल में जाके काम कर लो हॉस्पिटैलिटी का, या आप क्राफ्ट वर्क कर लो। क्राफ्ट वर्क बहुत बहुत बेहतर है, क्योंकि क्राफ्ट ऐसी चीज है जिसमें आपको कुछ नहीं ऐसा नहीं करना पड़ता, जहाँ पे आप कहीं कंपटीशन नहीं कर रहे हो, आप सीख सकते हो, आपको पढ़ना नहीं पड़ता। मैं इसमें बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ जानने में कि ये कितना सही है कितना गलत है, पर एक तरह से आप जब बचपन से सपने मारना शुरू करते हो किसी का, तो वो सपने फिर पनपने का मौका ही नहीं देते हो। फिर आपके जब आप बड़े होते हो तो फिर बहुत ही नेगेटिविटी आपके अंदर पनपती रहती है, क्योंकि आपको कभी वो करने नहीं दिया गया जो आप दूसरे बच्चे कर रहे हैं, आपको कभी बाहर नहीं जाने दिया गया दूसरे बच्चों के साथ, पार्टी नहीं करने दिया गया। आप अगर यंग हो आजकल तो आप डेटिंग करना चाहते हो,
डेटिंग एक चीज है जिसपे मैंने बहुत रिसर्च किया है, डिसेबल डेटिंग। मेरा रिसर्च था मैस्कुलिनिटी एंड डिसेबिलिटी पे, मेरा एमफिल खत्म हो चुका है, उसमें रिसर्च था डिसेबिलिटी एंड मैस्कुलिनिटी पे। तो मैं अधिकतर डिसेबल लड़कों को पूछता था, अलग अलग तरह का डिसेबल, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी छोड़ के बाकी सारे तरह के लोग थे, तो उनसे पूछता था कि जिनकी शादी नहीं हुई है खासकर, उनका सबसे बड़ा जो लाइफ में प्रॉब्लम था वो था कि उन्हें डेटिंग नहीं हो पाती है, उनके साथ उनका लड़की नहीं मिलती है। वो आजकल टिंडर हो गया है और बम्बल हो गया, इतना सब होने के बाद भी रिजेक्शन किसी भी अच्छा नहीं लगता। समाज में ऐसे भी एक क्लीशे बना हुआ है गुरुदत्त और देवदास का कि मतलब रिजेक्ट हो गए तो एकदम शायर ही बन जाएंगे, पर डिसेबल लोगों को ये चीज बहुत ही प्रैग्मेटिकली हैंडल करना सिखाना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर मेन्यू ऑफ लाइफ, लाइक आपका हिस्सा बन जाता है। और जब वो जाते हैं कि चलो एक संसार खुल गया है, बम्बल टिंडर इतने सारे लोग हैं, मैं अच्छी तरह बात कर सकता हूँ, मेरे पास एजुकेशन है, वहां पे भी जाके उन्हें पता चलता है कि नहीं, वो दरवाजा उनके लिए बंद है क्योंकि वो विकलांग है। पर कोई भी ये कहना नहीं चाहता कि क्योंकि वो विकलांग है वो दरवाजा आपके लिए बंद है। इस समाज का सबसे बड़ा हिपोक्रेसी ये है, खासकर अगर आप जवान हो और डिसेबल्ड हो, कि कोई भी आपसे ये नहीं कहता कि आप डिसेबल्ड हो इसीलिए आपको ये नहीं मिलता। सब कहते हैं कोई नहीं, वी आर द सेम। बार बार ये बोला जाता है वी आर द सेम, अरे नहीं, नो नो, यू आर वेरी नेगेटिव, इट्स द सेम। और बार बार उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होते रहता है, बार बार उन्हें बहुत चीजों से बाहर रखा जाता है क्योंकि वो डिसेबल्ड है। कोई जब आप डेट पे जाते हो तो कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि सो आई कांट डेट यू क्योंकि आप डिसेबल्ड हो। कहेंगे नो नो, वी डोंट गेट अलोंग टुगेदर, आई डोंट फील द सेम। पर उस फील द सेम फॉर यू में, किसी भी फील द सेम फॉर यू में, एक मर्द औरत या मर्द मर्द या औरत औरत, हर चीज के का जो संबंध होता है उसमें एक क्लास, कास्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है। और डिसेबिलिटी सोशल कॉन्टेक्स्ट कभी समझा ही नहीं जाता। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि कॉलेज में जहाँ पे लेफ्ट लिबरल कल्चर में बहुत सारा कास्ट के बारे में, क्लास के बारे में समझाया जाता है, वहाँ डिसेबिलिटी के बारे में चर्चा ही नहीं होती। तो आप कॉलेज चले जाते हो, मास्टर्स पढ़ लेते हो, एमफिल कर लेते हो, बहुत कम बातें होती हैं डिसेबिलिटी के बारे में। तो आप डिसेबिलिटी को एज अ मार्जिनलाइज कैटेगरी जानते ही नहीं है, सिवाय जो लोग डिसेबिलिटी पे काम करते हैं। अगर उनको बोलो कि भाई डिसेबिलिटी भी एक बॉडीली प्रिविलेज, जिसको मैं कहता हूँ कि शरीर की, शरीर शरीर या दिमाग की या की जो एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस उनको क्यों नहीं कंसिडर किया जाता? तो क्योंकि वो पढ़ाया ही नहीं गया है, लोगों के दिमाग में ही नहीं है कि ऐसी कुछ चीजें भी हो सकती है। तो फाइनली क्या होता है, अधिकतर डिसेबल लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं स्कूल कॉलेजों तक, और जो पहुंच पाते हैं उन्हें रियलाइज होता है कि भाई अगर मुझे नौकरी मिल भी जाए तो भी, जैसे सत्येंद्र सर ने एग्जांपल दिया आईएएस ऑफिसर लोगों का, उनका भी जीवन जो होता है, यू आर नेवर ट्रीटेड द सेम एज अदर आईएएस ऑफिसर्स, यू विल ऑलवेज बी। इनफैक्ट हीरा सिंघल के बारे में मुझे बहुत अच्छी चीज एक याद है, कि मतलब बहुत बुरी चीज याद है एक्चुअली, कि उन्होंने एक बार इंस्टाग्राम पे कुछ लिखा था और नीचे लिख दिया था लोगों ने कुबड़ी, किसी ऐसे ही आदमी ने कुबड़ी लिख दिया था। मुझे भी स्कोलियोसिस है, ठीक है, तो मैं रिलेट करता हूँ उस चीज से, कुबड़ा कुबड़ी इस पुराने जमाने की है। आजकल सोशल मीडिया पे कोई भी कमेंट कर सकता है। पर सोचिए आप डिसेबल्ड होके अगर आपने यूपीएससी भी क्लियर कर लिया, तब भी कोई रैंडम आदमी जो कि कोई कुछ नहीं, क्योंकि जिसने कुछ नहीं उखाड़ा, वो भी आके आपकी प्रोफाइल पे आके कमेंट कर सकता है, लंगड़ा लंगड़ी कुबड़ी, ये सब कर सकता है। आप किसको रोकोगे? समाज की सोच तो ऐसा नहीं है बदल जाएगा ना। समाज का सोच तब बदलेगा जब एक्चुअली एजुकेशन में रिजर्वेशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को सिखाया जाए क्या डिसेबिलिटी होती है। मैं जब जाता हूँ बाहर तो बच्चे हंसते हैं हम लोगों पे, मेरे पे हंसते हैं। मैं तो विकलांग भी हूँ, मोटा भी हूँ, तो मैं तो एकदम सर्कस का वो क्लाउन बन जाता हूँ। तो ठीक है, मैं क्लाउनिश बिहेवियर भी कर लेता हूँ अपने आप को संभालने के लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे जो व्हीलचेयर पे होते हैं, उनको अगर उनका मजाक उड़ाया जाए, या फिर बहुत सारे बच्चे जिनकी चाल अलग है, सोच अलग है,
अगर आपको लर्निंग डिसेबिलिटी है, आप बोलते अलग हो, तो अभी वो ये नहीं होना चाहिए। समाज का नजरिया ऐसा बना दिया गया है कि अगर आपके पास आपको डिसलेक्सिया है तो आप आइंस्टाइन बनो, अगर आपके पास एस्पर्गस है तो आप एलॉन मस्क बनो। ये बकवास है। ये सबसे बुरी बात है जो बार बार डिसेबिलिटी सर्कल्स में भी प्रमोट की जाती है। आप नॉर्मल बन मतलब आप बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ग्रेटनेस जो आज है कि अगर आप डिसेबल्ड हो तो आपको एग्जाम्पल ग्रेटनेस का ही दिया जाएगा, ये बहुत ही बेतुकी चीज है, क्योंकि ये करता है एक पूरे कल्चर को प्रमोट करता है जहाँ पे आप केवल इंस्पिरेशन सोचते हैं डिसेबल लोगों से। जैसे ही कोई डिसेबल हुआ, अगर उसने खुद भी कर दिया कि डिस्पाइट डिसेबिलिटी आपने खुद भी कर दिया, अरे वाह आप गाना गाते हो, वाह आप तो डिसेबल्ड हो, आप कविता लिखते हो, आप डिसेबल होने के बाद। ये कोई बकवास चीज है? मेरे हाथ काम करते हैं, दिमाग काम कर रहे हैं और मैं कविता लिख रहा हूँ, अब मेरे वोकल कोर्ड्स अच्छे हैं, मैं गाना गा रहा हूँ, तो इसमें डिसेबिलिटी का क्या लेना देना है? मैं व्हील चेयर पे होकर गाना क्यों नहीं गा सकता? लेकिन ये पूरा कल्चर बना दिया है, क्योंकि जैसे ही डिसेबिलिटी की बात होती है तो ऐसी ही बात होती है कि हाँ आइंस्टाइन भी ऐसा था, हाँ इलॉन मस्क के भाई ऐसा, हाँ नैश को भी ऐसे सिजोफ्रेनिया था। क्यों भाई? बहुत सारे लोग होते हैं जो कि नहीं करते हैं, और बहुत मुश्किल है ये जो आइडिया है कि आप डिस्पाइट डिसेबिलिटी सब कुछ कर लीजिए, बहुत मुश्किल है। और मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से ये रियलाइज करता हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ ठीक है, लेकिन मैं इतना बीमार पड़ता हूँ और इतना परेशान हूँ, मुझे सारी बीमारियां हैं और मैं हर साल बीमार पड़ता हूँ। तो मेरे लिए एकेडमिक्स में कुछ भी करना अब इतना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मुझे हर साल में, अगर आप हर साल 2 महीने 3 महीने बीमार रहते हो तो आप कैसे कर पाओगे? मैं कैसे जाके वो सब चीजें कर पाऊंगा जो कि जिसके पास 12 महीने है, मैं 9 महीने में नहीं करना चाहता, तो मुझे और सब चीजें करनी है, मैं क्यों करूँ? ये एक्सपेक्टेशन क्यों है कि मैं वो सब चीजें 9 महीने में कर लूँ जो कि बाकी लोग 12 महीने में करते हैं? उसके बाद भी मेरे स्ट्रगल्स कोई नहीं रियलाइज करता। कि मैं जब क्लास जाता हूँ जैसे, तो उसके लिए मैं 2 घंटे तक प्रिपेयर करता हूँ। पिछले दिन में मेरे बाउल क्लियर होने चाहिए, मेरा सब कुछ होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। मैं मतलब there are so many things you have to consider before going to a class, but all people see that you go to a class and you are smart. They don't see the struggle behind it कि आप कितना स्ट्रगल करते हो। तो क्यों करूं मैं इतना, क्यों करूं मैं? Why can't disabled people just be, no, why can't they just live their own lives? तो ये जो पूरा ये आर्गुमेंट है, और ये देखिए ऐसा नहीं है कि सत्येंद्र जी कुछ गलत बोल रहे थे, सत्येंद्र जी एकदम सही बोल रहे थे। क्यों? जब उन्होंने आइंस्टाइन का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि जब जो पावरफुल लोग हैं वो यही समझते हैं, क्योंकि सामाजिक सोच यही है, तो पॉलिटिशियन या पॉलिसी मेकर यही समझेगा कि अरे आइंस्टाइन को भी डिसलेक्सिया था, बस वही तारे जमीन पे सुन जाएंगे जो कि एकदम प्रॉब्लमेटिक फिल्म है, वो उसकी बात तक सुन जाएंगे लोग, क्योंकि वो कनेक्ट करता है उनसे। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मेरे पड़ोस के बच्चे में ये है, वो बहुत स्मार्ट है, तो वो नहीं समझेंगे। तो ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और इससे होता क्या है कि एक तरह से लगता है कि द वर्ल्ड इज ऑलवेज क्लोजिंग इन। एक जो समाज के दीवारें हैं वो आपके छोटी होती जा रही, आपके पास बहुत कम ऑप्शन बचते हैं लाइफ में। तो उसमें भी लोग अपना कल्चर ढूंढ लेते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे विकलांग लोग हैं जो सरकारी नौकरियों से बहुत ऊपर तक पहुंचे, बहुत मतलब कम से कम उनकी एक चीज सॉर्टेड हो गई है कि उन्हें अपने माँ बाप पे नहीं डिपेंड करना पड़ रहा है, ठीक है, और वो अपने आप रहने का कोशिश करते हैं। पर समस्याएं खत्म नहीं होती, उससे उनका ये नहीं हो जाता, क्योंकि उन्हें घर खोजना है। घर खोजना विकलांग व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है, मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मैं जा रहा था, लोग मना कर, कभी कोई ऑफकोर्स कोई नहीं बोलता कि आप विकलांग, लोग पूछते थे आप अपने माँ बाप के साथ रहेंगे क्या? बेटू का सवाल है, पैसे मैं दे रहा हूँ, कमा मैं, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप पूछोगे कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहूंगा कि नहीं? तो अगर आप ब्लाइंड हो, अगर आप किसी ब्लाइंड व्यक्ति से शादी की हो, आप सोचो आप अपार्टमेंट लेने का सोचते हो, इम्पॉसिबल है। आपको जाके फिर नॉर्थ दिल्ली के किसी इलाके में रहना पड़ेगा जहाँ पे और विकलांग व्यक्ति रहते हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको एक आदमी चाहिए जो देखभाल करे, मतलब एक कम से कम हेल्प चाहिए, एक कोई
दीदी चाहिए जो आके मदद करे। ये सब चीजें अगर आप प्रिविलेज हो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जो आप प्रिविलेज हो तब ये सब इम्पॉसिबल होता है ये सब करना। अगर आप प्रिविलेज नहीं हो तो आप दया के पात्र हो। 500 रुपए मिलते हैं आपको सरकार के हिसाब से, वो तो वो भी नहीं मिलते समय पे। तो आप किसी के स्टेट में 1000-2000 भी है, लेकिन आपके क्या स्थिति होती है आप समझो। आपकी एस्पिरेशंस, आपकी सब कुछ सीमित होता है, सीमित कर दिया जाता है, क्योंकि डिसेबिलिटी एक सोशल फैक्ट तो है ही, मतलब मोर देन अ इंडिविजुअल फैक्ट, सोशल फैक्ट। और हमारे समाज में तो उसे ऐसे ही शेप भी किया गया है कि आप कैसे लोगों को देखते हो, लोगों को कैसे देखा जाता है, वो हरदम इम्पोर्टेंट है। लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप डिसेबिलिटी पे काम करते हो तो सबसे पहली चीज आप कर सकते हो कि आप जाकर पूछ सकते हो डिसेबल लोग क्या सोचते हैं अपने बारे में। पर ऐसा होता नहीं है, लोग सामाजिक दर्पण से उन्हें देखते हैं। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं है, मैं सब कुछ खिचड़ी बना देता हूँ क्योंकि मेरे ऐसे ही फ्लो होता है। तो लेकिन सोशल मीडिया के बारे में बहुत बोलना चाहता हूँ। सोशल मीडिया एक्चुअली बहुत ही कैन हैव अ लॉट ऑफ एडवर्स इफेक्ट, बहुत ही बुरा प्रभाव हो सकता है डिसेबल लोगों पे, क्योंकि आपको लगता है, ऐसे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि आपको वैलिडेशन मिलता है। आप जाके कुछ भी पोस्ट करते हो, अगर कोई विकलांग व्यक्ति अगर डांस कर रहा है व्हीलचेयर में, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वो बहुत बहुत अमेजिंग, यू आर द इंस्पिरेशन। उसको मैं इंस्पिरेशन पॉर्न कहता हूँ। इंस्पिरेशन पॉर्न बहुत पॉपुलर है। पर आप सोचो, जब कोई जवान व्यक्ति है और वो देखता है कि आपके आसपास सारे लोग अलग ही लाइफ जी रहे हैं, और ऑफकोर्स क्योंकि सोशल मीडिया अधिकतर दिखावे पे जीता है, तो लोग केवल अपनी अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, और उस मामले में कहीं भी वनरेबिलिटी की बात नहीं होती, कहीं भी कमजोरी की बात नहीं होती। और डिसेबल लोग भी उस कल्चर में जाके अपने बारे में बात नहीं कर सकते, ऐसे कि मेरे स्ट्रगल्स क्या है। आज सुबह मैं उठा और मैं गया, एक मार्केट गया, वहां पे 4 सीढ़ियां थी, और वो मैं क्योंकि मैं व्हीलचेयर पे था तो मैं चढ़ नहीं पाया। ये चीज अगर वो रोज दिखने लगे तो लोग कहेंगे अरे यार ये तो नेगेटिव आदमी है, बकवास करते रहता है हरदम, इसको कंप्लेन ही होता है। क्योंकि लोगों को पता नहीं है, और लोग जानना भी नहीं चाहते कि एक डिसेबल्ड आदमी को क्या झेलना पड़ता है दिन में। या फिर बहुत लोग तो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। और आप लोग लतिका फाउंडेशन तो काम करता है बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज, डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज के साथ। तो वहां पे एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि किसके पास आवाज है। और ये डिसेबिलिटी में ऐसे भी है, किसके पास आवाज है। और मैं कहता हूँ सबके पास आवाज है, लेकिन डिसेबल लोगों की आवाज को कैसे बढ़ाना है, ये दायित्व उन लोगों पे है जो डिसेबल लोगों के साथ भी काम करते हैं। कि बहुत टाइम उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आप उन्हें ट्रीट देम एज एडल्ट्स, ठीक है, उन्हें बच्चे जैसा ट्रीट मत कीजिए, उन्हें ऑटोनॉमी दीजिए उनकी बात को, कि दैट दिस पर्सन वांट्स टू से दिस, चाहे वो कोई भी डिसेबिलिटी हो। डोंट जज देम बाय द डिसेबिलिटी और कहिए कि नहीं, मैं कहती हूँ अच्छा ये क्योंकि मैं काम करता हूँ, या फिर मैं एक्टिविस्ट हूँ, या मैं, हम लोग सबके साथ होता है, तो मैं बताऊंगा कि क्या है डिसेबिलिटी। वो नहीं, कम से कम जिसको भी ऑटोनॉमी थोड़ा दीजिए, वॉइस दीजिए। नहीं तो समाज ये समझता है कि अच्छा वो तो ठीक है, आप तो उसकी मम्मी बहुत ही अच्छी केयरर है इसलिए ये बच्चा अच्छा कर रहा है, या उनकी मम्मी इतना ज्यादा काम करती है, वो अच्छी बात है, केयरिंग अच्छा रोल है। लेकिन उस बच्चे के साथ, उस यंग आदमी के साथ, एडोलेसेंट के साथ अगर आप उसकी पूरी ऑटोनॉमी ले लेती हैं, तो फिर वो बहुत ही बेचारापन फील करने लगता है। उसके बाद है कि हाँ ऑफकोर्स प्यार, शादी और ये सब यूथ को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट एक्चुअली यही करता है। मेरा रिसर्च में ये होता था, जिसकी शादी नहीं हो पाई है वो केवल इसी पे रोते रहता था कि वो कितना अकेला है। तो बहुत ही आइसोलेटिंग होता है। और ये विकलांग नहीं, सबके लिए सही है, कोई अकेला अगर है तो। पर विकलांगता इसको बहुत ज्यादा आइसोलेटिंग बना देती है, क्योंकि फिर आपको लगता है कि
आप समाज का कभी पूरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे यंग लोगों के अगर वो काम भी करते हैं तो जैसे उनके फैमिली में उनकी बात नहीं सुनी जाती है। उनके छोटे भाई की सुन ली जाएगी पर उनकी नहीं सुनी जाती है क्योंकि वो विकलांग है। तो बहुत ज्यादा कंप्लेन बच्चे मतलब लड़के करते हैं, लड़कियां करती हैं कि उनकी नहीं सुनी जाती। उनको डिसेक्सुअलाइज तो किया ही जाता है लड़कियों को खास करके कि भैया तुम संभल के रहो, तुम बाहर जाके कुछ मत करना। और ऐसे भी इनएक्सेसिबल जगह है तो उन्हें बाहर जाने का मौका भी कम मिलता है, और ऊपर से तुम बार बार ये सिखाते हो कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो डिजायर एक बहुत बड़ी चीज होती है, सेक्सुअल डिजायर या ऐसी भी डिजायर, डिजायर टू बी लव्ड, या आपको प्यार करना या आपको प्यार चाहिए, इस बात का हक है ना, सबको हक में होना चाहिए। पर डिसेबल लोगों में ये हक जो है ना वो गायब हो जाता है। तो आप सोचिए, आप 20 से लेके 18 16 से लेके आप जब अडोलेसेंट होते हैं तब से लेके 40 तक का समय बताते हैं इस बात को स्ट्रगल करते हुए कि आपको कोई चाहिए, समवन शुड डिजायर यू, समवन शुड लव यू, एंड नो वन डज। तो मतलब मैं 40 तक से बोल रहा हूँ कि तब तक आप यूज्ड टू हो जाते हैं, आप इस फैक्ट को किसी ना किसी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो करना ही पड़ता है, आप क्या करिएगा। मतलब जब तक आप, बहुत लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बात को, बहुत लोग नहीं कर पाते। तो लेकिन जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिटरनेस तो रहती है, वो मूव ऑन कर लेते हैं। लेकिन कम से कम आप सोचिए 20-24 साल तक, जो कि बहुत डिसेबिलिटी का इशू नहीं है, बहुत लोगों को होता है, पर डिसेबिलिटी में स्पेसिफिक आप सोचिए ये बार बार उन्हें बताया जाता है कि आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। देयर इज नो पर्सनैलिटी ट्रेट यू कैन इम्प्रूव विच विल मेक यू अपीलिंग, which will make you eligible, which will make you lovable. There is nothing you can do because you are essentially, it might be, there might be multiple reasons, but essentially because मेरे दिमाग में अगर मैं बचपन से, अगर मुझे अलग कहा गया है क्योंकि मैं डिसेबल्ड हूँ, तो आज तो मैं ये नहीं समझूंगा ना कि मुझे अलग से इसलिए ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि मेरे पर्सनैलिटी पे में कुछ फ्लॉ हो सकता है। मेरे दिमाग में तो यही चलेगा कि मैं डिसेबल्ड हूँ इसलिए हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये सब चीजें हैं बहुत। अधिकतर बच्चे आजकल जो यंग लोग हैं वो इससे आर्ट्स के थ्रू डील करते हैं, पर वहां भी इतना इंस्पिरेशनल फॉर्म है, इतना ज्यादा है कि भाई आज मैं जाके एक, अगर मैं अगर कुछ डिसेबिलिटी पे लिखता हूँ, ऑफ कोर्स उसके लाइक्स ज्यादा आएंगे कि मैं अगर सिंपल अगर कुछ कविता लिखूं तो उसके लाइक्स के विषय भी। आपका समय भी हो चुका है पूरा, तो मैं ऐसा करता हूँ, खत्म करता हूँ। आई थिंक विकलांगता बहुत ही सरल चीज होनी चाहिए थी इस समाज में, खासकर इसलिए क्योंकि हर कोई कभी ना कभी उस डर से गुजरा है, या उस कि अगर मैं इनेप्ट होता, अगर मैं डिसेबलिंग कुछ होता, जैसे आदमी का पेट खराब होता है तो वो हाँ क्या करता है, आप क्या करते हैं, दवाई खाते हैं, बेड पे बैठे आते हैं, लेकिन वो वनरेबिलिटी तो रहती ही है ना कि आप बाहर नहीं जा सकते, या आपको एक्सीडेंट हो जाता है, हार्ट टूट जाता है। तो ये ये एक बहुत बेसिक चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इक्वेटेबल है, पर लोग एम्पैथी के लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि लोगों के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए कि एम्पैथी रखना डिसेबल लोगों के लिए। लोनलीनेस सब कोई महसूस करता है, पर सोचो आप उस लोनलीनेस में भी आपको हर समय, हर दूसरे एस्पेक्ट में भी आपको कहा जाता है यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ फॉर दिस, यू आर नॉट गुड इनफ फॉर दैट, बिकॉज ऑफ योर बॉडी, बिकॉज ऑफ योर माइंड। सो it should not be difficult to empathize with disabled people, but unfortunately it is, because it is completely absent from our social conversations. समाज में बात नहीं होती इस पे, लोग आधी अधूरी बात करते हैं, और इन कॉन्फ्रेंसेस में बात भी होती है। तो लेकिन आप लोग कुछ काम करते हैं, तो आप लोगों को डिसेबल लोगों के बारे में बात करनी चाहिए, डिसेबल लोगों से बात करनी चाहिए, चाहे उनमें कोई भी विकलांगता हो, उनसे बात करिए, वो सबसे अच्छी चीज हो सकती है। ओके, तो और कुछ नहीं है। मैं एक्चुअली एक काम कर सकता हूँ कि मैं एक छोटी सी कविता पे एंड कर सकता हूँ, क्योंकि आपने कविता से शुरू किया। तो विघटन यानी डिसोसिएशन, शरीर की कविताएं गढ़ने की इच्छा है, शरीर की कविताएं
गढ़ने की इच्छा है, पर उसमें पूर्ण विराम बहुत सारे हैं। बस क्योंकि उसमें पूर्ण विराम इतने सारे हैं कि लोग पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, तो बस यही कहना चाहूंगा कि हाँ, दैट इज व्हाट, मतलब कोई भी डिसेबल यूथ इज लाइक एनी यूथ। कोई भी अलग युवा से वो बहुत अलग नहीं है, पर उसे अलग बना देती है समाज। तो जब तक सामाजिक नजरिया चेंज नहीं होगा, तब तक डिसेबल यूथ एक टॉपिक बना रहेगा कॉन्वर्सेशन का। थैंक यू सो मच अभिषेक अनिका जी। आपने हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिसेबिलिटी एंड यूथ के बारे में बातचीत की, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम सीख पाए हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं शेयर कर रहा हूँ कि हमें सपने देखने हैं और सपने के लिए मेहनत भी करनी है। सेकंड पॉइंट, हमें अलाउ करना है हाई उड़े, ऊंचा उड़ने के लिए। हमें एजुकेट करना है सभी को, केवल हम अपने आसपास या जिस फील्ड में हम काम करें वही नहीं, हमें ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में हमें ये अवेयर करना है डिसेबिलिटीज के लिए। हम सबको एक साथ लेकर चले, एक साथ देखें। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसी के क्वेश्चंस है तो प्लीज आप सब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं सर से। कोई सवाल नहीं है। आई थिंक सबको जानते हैं ये चीज, सबके अंदर है, बस इसको हम लोग सोचते नहीं है बहुत टाइम। थैंक यू सो मच। सर शुभम, शुभम का क्वेश्चन शुभम का कोई क्वेश्चन सर प्लीज आप पूछ सकते हैं। शुभम, मुझे पिक नहीं आ रहा। Enhance the teaching facility in government schools for educating disabled children। पर ऐसा नहीं है, देखो बहुत ही सिंपल चीज है। मुझे तो लगता है कि अगर कोई भी टीचर एम्पथाइज कर सकता है उस बच्चे के, इस सोच सकता है कि उस बच्चे के, उसको एक रोल प्ले, एक एक हर टीचर को एक रोल प्ले करना चाहिए। केस स्टडीज में होता है अधिकतर, सोशल वर्क में, तो उसको सोचना चाहिए कि उस बच्चे के अंदर क्या चलता होगा। वो बचपन से एक छोटा सा ऐसे लिखे कि बचपन से अगर वो डिसेबल्ड होता तो उसकी लाइफ कैसे अलग होती। अगर वो ये समझ सकता है कि उसकी लाइफ कैसे अलग होती, अगर वो बचपन से डिसेबल्ड होता उसकी अपनी लाइफ, तो वो ये समझ जाएगा कि उस बच्चे के मन में क्या चल रहा है। और अगर वो ये समझ लेगा तो एक बहुत बेटर टीचर होगा। तब वो समझ पाएगा कि हर एक स्टोरी, हर एक कहानी, हर एक एनेक्डोट को कैसे डिसेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखे और बच्चों से कैसे बात करें। और बहुत जरूरी है कि उन्हें हर समय कॉन्डिसेंडिंग या ऐसा नहीं ट्रीट करे कि उन्हें कुछ नहीं आता। उनके अपने इंटेलिजेंस, डिसेबल लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो बचपन से जो चीज बहुत लोगों को, बाकी लोगों को बहुत एज में समझ में आती है, उन्हें बचपन में ही एक इमोशनल मैच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ ऑलरेडी देख लिया, डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारा देख लिया, बहुत सारा आइसोलेशन देख लिया, बहुत सारा जो चीजें आप एज एन एडल्ट एक्सपीरियंस करते हो वो ऑलरेडी कर चुका है बचपन में। तो इसीलिए उनके इमोशनल इंटेलिजेंस को भी रिस्पेक्ट करो। जरूरी नहीं है सब में हो, लेकिन अधिकतर लोगों में हो जाती है, बिकॉज दे हैव बीन थ्रू। जैसे आप कहते हो कि लोगों का एक्सपीरियंस, कोई भी अगर मार्जिनल से होता है जो कास्ट क्लास, उनका एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे ही डिसेबल लोगों का भी एक्सपीरियंस जो होता है, वो लिव्ड एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो भी एक मार्जिनलाइज एक्सपीरियंस है। भले उनके घर में कितना भी पैसा हो, ये भी मैं कह दूंगा, या भले उनके घर में वो किसी भी कास्ट, क्यों, क्योंकि एक बहुत कास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसमें एक कभी जिंदगी में नहीं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, और देयर इज अ हायरार्की विद इन डिसेबिलिटी आल्सो। पर आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि
मैं कहता हूँ यार मैं क्या करूँ यार, अगर मेरे पास क्लास प्रिविलेज भी नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि अगर डिसेबल लोगों के पास क्लास प्रिविलेज नहीं होगा तो अधिकतर लोग मर जाएंगे और मर जाते हैं। वो आपके पास खबर नहीं पहुंचती। बहुत टाइम कोख में मर जाते हैं, बहुत टाइम छोटे में मर जाते हैं, बहुत टाइम अपने घरों पे मर जाते हैं, बहुत टाइम भूख से मर जाते हैं, बहुत टाइम भिखारी बन के मर जाते हैं। वो आप नोटिस नहीं करते। तो अगर आपके पास प्रिविलेज नहीं है इस देश में तो आप जिंदा नहीं रह पाइएगा। जिंदा रहना मुश्किल है इस देश में डिसेबल अगर आप हैं तो, क्योंकि कुछ है नहीं। देयर इज नथिंग फॉर यू टू होल्ड यू अप एंड कीप यू लाइफ। सर एक क्वेश्चन है देवलीना बनर्जी से। Sir, as you have mentioned that disabled people get bullied, and earlier also we have seen that these situation can be controlled through counseling. How far do you think counseling can change people mindset? देखो ऐसा है कि काउंसलिंग से भी ज्यादा जरूरी है। अगर हमें स्कूल में सिखाया जाएगा कि लोगों के शरीर अलग हो सकते हैं, या लोगों के बोलने की बात अलग हो सकती है, या लोग अलग तरह से सीख सकते हैं चीजें, ये सब चीजें बच्चे के दिमाग में अगर बचपन से नहीं है, अगर उनके माँ बाप या उनका स्कूल नहीं सिखाता है, तो उनको तो लगेगा कि यार ये कौन सा अजीब प्राणी आ गया। ठीक है, तो उनके बचपन से वो सेंसिटिविटी है। जेंडर फॉर एग्जाम्पल, आप वो सब छोड़ दीजिए, लड़का लड़की का फर्क, अगर आजकल बहुत अवेयरनेस हो गई है ना, कि मतलब इस बात पे कि बच्चे को सिखाना चाहिए कि लड़की है, लड़की का बायोलॉजिकल एनाटॉमी क्या होती है, लड़की को क्यों नहीं छूना चाहिए, ये सब सिखाना चाहिए। नहीं सिखाया जा रहा है, बहुत लोग, कुछ ही लोग सिखाते हैं, वो गलत बात है। सबको सिखाना चाहिए। वैसे ही डिसेबिलिटी को सिखाना चाहिए कि चलो किसी का पैर अलग अलग है तो क्यों अलग है, और उसमें उसको क्यों मतलब डिफरेंटली ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। काउंसलिंग तो ऑफकोर्स इज द रेमेडिएटिव स्टेप, कि रेमेडी है कि जब बच्चे ने गलती कर ली तब आप उसको पनिशमेंट दे रहे हो, उससे कुछ सॉल्व नहीं होगा। उससे अच्छा है कि स्कूल में सिखाओ कि डिसेबिलिटी क्या है, विकलांगता क्या है। एक सिंपल चैप्टर अगर 5 मिनट का, विकलांगता क्या है, लेकिन वो सब अभी तक कुछ नहीं सिखाया जाता है। मतलब आई डोंट थिंक पीपल नो अबाउट डिसेबिलिटी अनलेस दे सी समवन। बहुत सारे बच्चे मेरे अपार्टमेंट में रहते थे पहले दिल्ली में, वो कहते थे अरे आप मिथुनदा जैसे क्यों चलते हो, कि मैं लिंक है तो उन्हें लगता था मैं मिथुन चक्रवर्ती जैसा डांस करता हूँ। उनके लिए जोक था, पर वो ट्रॉमेटिक इंसिडेंस हो जाता अगर मैं थोड़ा भी इमोशनली मैच्योर नहीं होता। पर आप समझिए ना, उसने कभी देखा नहीं है, उसके लिए वो अम्यूजमेंट का चीज हो जाती है उसके लिए। बच्चे हैं यार, उनकी गलती नहीं है, उन्हें कुछ सिखाया नहीं गया है। तो मैं उनके पेरेंट्स के पास गया और मैंने उनको सिखाया। थैंक यू सर। प्रश्न तो हमारे और पास है, और है हमारे पास, लेकिन समय का अभाव होने के कारण इस समय हम आपसे पूछ नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच अपना इतना अमूल्य टाइम हमें देने के लिए, और आशा करते हैं आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।